नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम इंडियन पॉलिटी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के जो सॉलिड पेपर अपन हल कर रहे थे, जो हमारी ज्ञान सोर्स से बुक आई है, वो पूरी की पूरी हम पार्ट है वो हल करवा रहे हैं, केवल करंट जीके को छोड़ के। ठीक है, करंट जीके आपको अलग से करवा दिया। तो अब सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अच्छे से तपिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगी। चल के थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये चीजें डिटेल से आपने सुन ली तो क्वेश्चन करने का तरीका आपके समझ में आ जाएगा। कौन सी चीजें किस तरह से मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल शब्द यूज कर लिया जाता है, जो बारीकियां वो आपके समझ में आएगी। आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत देखते हो और बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। कभी मकान बनाते हैं तो एक बार अधूरा छोड़ने के बाद उसका निर्माण कार्य पता नहीं फिर कितने टाइम के लिए अटक जाता है। ऐसा न करें। जब आप एकदम फ्री हो तब उस हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, अब रिवाइज का टाइम चल रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस हिसाब से वीडियो बनाया गया उस हिसाब से देखें। आप अपने हिसाब से स्पीड करके भी देख सकते हैं। जहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की जरूरत है वहाँ स्पीड है स्लो कर ले। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा ही संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण शब्द लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 में क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः। उससे पहले भी संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, दो ही शब्द लिखे हुए हैं, या अतिक्रमण करने पर हटाया जा सकता है। तो जो हटाने की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 में दी हुई है। 56 में हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ये लिखा हुआ है। और संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण करने पर दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होंगे अलग अलग, वो सारी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई? तो वीवी गिरी जी 1969 में मृत्यु हो गई जाकिर हुसैन जी की। जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दो व्यक्तियों की आज तक मृत्यु हुई है, दोनों मुस्लिम थे। ठीक, मृत्यु होने पे चुनाव हुए। कांग्रेस का तो आधिकारिक उम्मीदवार था वो संजीव रेड्डी जी था, लेकिन कांग्रेस में फूट हो गई 1969 में। तब इंदिरा गांधी जो सपोर्ट कर रही तो वीवी गिरी को, निर्दलीय को कर रही थी। तो जब कांग्रेस के दो जगह वोट बन गए तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि वीवी गिरी के समय एक बार ऐसा हुआ है तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात किन दशाओं का उल्लेख है? आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? तो 355 में दो शब्दों का उल्लेख है, युद्ध एवं आंतरिक अशांति। युद्ध एवं आंतरिक अशांति। 33 में क्या है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित होगा। सबसे ज्यादा जो राज्य विरोध करते हैं वो 355 का करते हैं। इसी के तहत अपनी जो केंद्रीय बल है, सीआरपीएफ वगैरह है, वो दूसरे राज्यों में प्रवेश करती है। तो इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं कि राज्य में अपनी खुद की लोकल पुलिस है, तो सेंटर की पुलिस, संघ की पुलिस है, और राज्यों में क्यों प्रवेश करे, क्यों दखलंदाजी करे। तो सबसे ज्यादा 355 का विरोध होता है। तो इसमें युद्ध और आंतरिक अशांति शब्द यूज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? अधिकतम अवधि 3 साल हो सकती है। इसमें क्या सिस्टम है? यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए जारी रहता है, और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो एक बार में 6 महीने के लिए, फिर संसद का अनुमोदन हो जाता है तो 6 महीने करके अधिकतम 3 साल के लिए। बहुत बड़ी क्वेश्चन आपने परीक्षाओं में देखा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन, ये अंडरलाइन कर लेना है, गलती नहीं करनी है, प्रेशर होता है एग्जाम का तो अपन गलती कर बैठे हैं। त्रुटिपूर्ण कथन पूछ रहा है, अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे। ये गलत है, ए इसमें अपना उत्तर हो गया ए। क्यों गलत है? 352 में एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द लिखा हो, और किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल संविधान में शब्द नहीं लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद। क्यों लिखा हुआ है? आंतरिक अशांति शब्द था, उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी सरकार ने सशस्त्र विद्रोह शब्द किया आंतरिक अशांति की जगह, क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पे आंतरिक अशांति का क्या मतलब होता है, तो उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह है। अगर सशस्त्र विद्रोह होता है और सरकार का विरोध करते हैं तो फिर आपातकाल लगाया जाएगा, और उसमें मंत्रिमंडल की 352 के तहत मंत्रिमंडल लिखित में सूचित करेगा राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। तो ये अपना गलत हो गया। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, बिल्कुल। 356 का उत्तराखंड वगैरह हमने बहुत सारे राज्यों में हाईकोर्ट ने चैलेंज किया है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं लगाया आज तक, ये अपना सौभाग्य है, तो अपना ए हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणराज्य है, गणराज्य का मतलब है राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो अलग बात है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो तो वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, तो गणराज्य का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक है अपना कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां। जो टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से हमने लिए हैं। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? 1952 में गठन हो गया था राज्यसभा और लोकसभा का, उससे पहले अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ही काम कर रही थी, तो उसमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी कभी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री जरूर थी 1969 में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री कराया, तब ये राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा सदस्य होते हुए राज्यसभा की नेता नहीं थी। एकमात्र राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा का नेता नहीं था। ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। और जो राज्यसभा से बने 4 व्यक्ति आज तक बने, तो चारों ही राज्यसभा के नेता रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी आज तक राज्यसभा के नहीं रहे, क्योंकि पहले गुजरात में से थे, आते थे, और अब लगातार 2014 से लोकसभा के सदस्य हैं। अब इनमें से लाल बहादुर शास्त्री नवंबर 1954 से 1955 तक राज्यसभा के नेता रहे। उसके बाद वीपी सिंह जी 1984 से अप्रैल 1987 तक राज्यसभा के नेता रहे। उसके बाद आई के गुजराल जून से नवंबर 1996 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक राज्यसभा के नेता रहे। मनमोहन सिंह जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों बार राज्यसभा के नेता थे, ठीक है। एच डी देवेगौड़ा भी जब प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जब प्रधानमंत्री बनाया गया तब तो ये विधानसभा के सदस्य थे, कर्नाटक के सीएम थे, लेकिन बाद में कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य बने और राज्यसभा के नेता भी रहे। ये 1900 नवंबर 1996 से अप्रैल 1997 तक इसके राज्यसभा के नेता रहे। और मनमोहन सिंह जी तो आपको बता दिया 2 बार रहे थे, जून 2004 से जब तक ये प्रधानमंत्री रहे तब तक ये राज्यसभा के नेता थे, 2004 से 2014 मई 2014, ठीक है ना। एकमात्र प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से रहे लेकिन राज्यसभा के नेता नहीं थे तो वो इंदिरा गांधी थे, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना है, ये क्वेश्चन भी आने वाले समय में बनाया जा सकता है कि एकमात्र प्रधानमंत्री तो राज्यसभा से थे लेकिन फिर भी राज्यसभा के नेता नहीं थे, तो वो एकमात्र इंदिरा गांधी थी। उसके अलावा 4 बने, मनमोहन सिंह जी बने तो थे, गुजराल जी बने तो थे, देवगौड़ा जी बने तो थे, ठीक है ना। तो 4 अब तक राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 है वो राज्यसभा के नेता थे और इंदिरा गांधी एकमात्र है जो राज्यसभा की नेता नहीं थी। ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या
कुल संख्या, ये छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी सुधार हो जाएगी। संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। ये किस में कहा गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। उसमें कहा प्रधानमंत्री सहित, राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित, अगर संघ की बात करें, संघ में मंत्रियों की संख्या की बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या का, लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे। तो अपने 15% से अधिक नहीं होंगे, तो इसका मतलब 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 81 मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के मुख्यमंत्री सहित, इसमें मुख्यमंत्री शामिल है, विधानसभा के 15%। तो अपने राजस्थान में 200 सीट है तो अधिकतम मंत्री 30 होंगे, मुख्यमंत्री सहित है ये। ठीक है ना, इसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, इसमें न्यूनतम सीमा है। इसमें न्यूनतम है कम से कम 12 मंत्री होंगे, कम से कम 12 मंत्री होंगे। ठीक है, कम से कम 12 मंत्री होंगे, न्यूनतम 12 और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होंगे। ये राज्यों के लिए। ठीक है ना, संघ में न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम लोकसभा की 15%, ये आपको याद रखना है। हाँ, दिल्ली के संबंध में अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो ये आरपीएससी ने डिलीट माना था, किसी में भी कैबिनेट गोपनीयता की नहीं है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 74(1) की अपन बात करते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी। कैबिनेट शब्द केवल और केवल एक जगह यूज हुआ है, वो अनुच्छेद 352 में यूज हुआ है, तो हमारे संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अनुच्छेद 74(2) ये है, मैं नहीं है, सीधा 74 लिख देता तो भी ठीक है। अनुच्छेद 74(2) इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74(2) में लिखा हुआ है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी थी। तो इसका मतलब ये है वो कैबिनेट गोपनीयता से संबंधित है, तो इसका मतलब ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये अपने चारों ही गलत है। ठीक है ना, ये निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में। अब इस तरह के क्वेश्चन याद रखने के लिए आपको क्या है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य, केंद्र शासित राज्य और राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में ये शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया है। इस हिसाब से अगर आपको याद नहीं रहे तो पहले वेतन भत्ते लेने होंगे और उसके बाद शपथ लेंगे। इस तरह से याद रख लो, क्योंकि 2 और 3 में आप कंफ्यूज होते हो। तो पहले वेतन भत्ते लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे, उस हिसाब से याद रख लो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें क्या है कि तीसरी अनुसूची है, इसमें संसद सदस्य है, विधानसभा सदस्य है, केंद्रीय व राज्य मंत्री भी है, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है, नियंत्रण माले का परीक्षक है, आदि जो संवैधानिक अधिकारी है उनका शपथ का वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का वर्णन नहीं है, उनका अलग से दिया गया है। तीसरी अनुसूची में नहीं है, उनका अलग से अनुच्छेद में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का दे रखा है तो अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति का है तो अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति का है तो अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल का है तो अनुच्छेद 159 में। ठीक है, तीनों का अलग अलग अनुच्छेद में दे रखा है। और बाकी जो संवैधानिक अधिकारी रहेंगे, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय का हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, संसद का या विधानमंडल का सदस्य हो, उनका सभी का शपथ का वर्णन है वो अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति का अलग से अनुच्छेद 60 में दे रखा है, ये राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का 69 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है, और राज्यपाल का अनुच्छेद 59 में, राज्यपाल का अनुच्छेद 59 में। ये याद रखना, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? संसद और लोकसभा दोनों दे रखे हैं, तो लोकसभा के प्रति होती है। 75(3) में, 75(1) में लिख रखा है कि मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। 75(2) में क्या लिखा है? व्यक्तिगत रूप से, 75(2) में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्री, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और बर्खास्त भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और राष्ट्रपति के प्रति होंगे, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत, ये 75(2) में है। और 75(3) में ये लोकसभा के प्रति। 75(3) में अगर लोकसभा नहीं लिखा हुआ है तो संसद सही हो जाएगा, विधायिका लिखा है तो विधायिका सही हो जाएगा। अगर लोकसभा दे रखा है, मेंशन कर रखा है, तो लोकसभा के प्रति है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, वो 75(3) के तहत है और लोकसभा के प्रति है। लोकसभा जनता का सदन है, डायरेक्ट जनता चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद, यही आ गया। संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति बर्खास्त करता है, तो 75(2) में है ये अनुच्छेद 75(2) में है। ठीक है, 75(2) में। अपना उत्तर 42 में बी हो जाएगा। ठीक है, 75(1) में बता दिया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, 75(3) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति 75(3। ठीक है, दोनों याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। बिल्कुल एक बार हुआ है और अनुच्छेद 352 में हुआ है। कब से हुआ है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र शब्द यूज किया और कहा कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो एक जगह यूज हुआ है अनुच्छेद 352 में। संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया। बिल्कुल गलत है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया। तो अपना उत्तर केवल एक सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा कथन गलत है? मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द यूज हुआ है कैबिनेट, इंग्लिश में कैबिनेट लिख दिया जाता है, कैबिनेट, क्योंकि मंत्रिमंडल कैबिनेट के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग ले सकता है? केवल कैबिनेट मंत्री भाग ले सकता है। ठीक है ना, तो ये मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक है ना, कैबिनेट। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री प्लस पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरे राज्य मंत्रियों को जो स्वतंत्र प्रभार है उनको जब बुलाया जाता है तभी वो भाग लेते हैं। और उप मंत्री राज्य मंत्री के सहायक के रूप में होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, या कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में होते हैं, तो वो कभी भाग नहीं लेते। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल निमंत्रित बुलाने पर ही जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उप मंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, ये तो केवल सहायक के रूप में काम करते हैं। एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य हो या न हो। ये गलत है, ये गलत है, ये अपना उत्तर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 88, आपने अनुच्छेद 88 पढ़ा है, अनुच्छेद 88, इसमें महान्यायवादी और मंत्री के अधिकार है। अधिकार क्या है? ये सदन के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, चाहे महान्यायवादी हो चाहे मंत्री हो, बोल सकते हैं, किसी भी कमेटी के सदस्य बनाए जा सकते हैं महान्यायवादी को। लेकिन महान्यायवादी तो वोट में भाग नहीं ले सकता क्योंकि किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है। लेकिन मंत्री है, जिस सदन का है उसी सदन में वो वोटिंग कर सकता है, दूसरे सदन में वोटिंग नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा है हो चाहे ना हो, ना हो तो नहीं करेगा भाई। तो ये अपना डी हो गया उत्तर। ठीक है, जिस सदन का है उस सदन में ही, हाँ, भाग किसी भी सदन में ले सकता है,
किसी सदन की बैठक चले उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान जिस सदन का है उसी सदन में मंत्री करेगा। महान्यायवादी तो वोटिंग करेगा नहीं, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बोल सकता है, भाग ले सकता है। तो अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 78 है। इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति कोई भी सूचना है वो मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कोई भी सूचना हो वो राष्ट्रपति को अवगत कराए। इसमें है क्या? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। इसमें क्या है? इसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के अधिकार है और प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार है। ये ऐसे भी पूछ सकता है राष्ट्रपति के अधिकार। अनुच्छेद 78। भारत सरकार में नौकरशाही का वरिष्ठतम पद है, तो ये कार्यपालिका से जोड़ के पूछा है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक होती है, राजनीतिक जिसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है, और महान्यायवादी। सबसे ये एक राजनीतिक नियुक्ति होती है महान्यायवादी की। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये सरकार की सारी न्यायालयों में पैरवी है, ये महान्यायवादी करता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक होगी। अस्थायी कार्यपालिका एक स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका। इसमें सारे अधिकारी शामिल होते हैं, कानून बनाने में, लागू करने में अधिकारियों का रोल होता है। ये अधिकारी होते हैं IAS लेवल के, RS लेवल के अधिकारी। ठीक है, तो इसमें नौकर, इससे जोड़ के पूछा गया है, नौकरशाही का वरिष्ठतम पद है वो कैबिनेट सचिव का है। कैबिनेट सचिव लिखा भी आ सकता है और मंत्रिमंडल सचिव भी लिखा आ सकता है, या मंत्रिमंडल सचिव भी लिखा आ सकता है। दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा साथी एक तैयारी कर रहा था फर्स्ट ग्रेड की। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का हमारा एग्जाम हुआ, हमारे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो मैं जैसे ही तब तक मैं राजस्थान पुलिस में था, अनुमति के लिए, क्योंकि 3 तारीख से दूसरे एग्जाम थे, हमारे एग्जाम नहीं थे, तो मैं अनुमति के लिए थाने में गया। और तब उस साथी का फोन आया कि सर फर्स्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है क्या, तो इसमें कौन सा होगा नौकरशाही का वरिष्ठतम सदस्य? मैं क्यों मंत्रिमंडल सचिव होगा? तो उन्होंने कहा मंत्रिमंडल सचिव शब्द ही यूज नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कैबिनेट सचिव होगा। हाँ कैबिनेट सचिव है, तो एक ही बात है, मंत्रिमंडल कह दो, कैबिनेट कह दो, एक ही बात है, मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव। ये सीनियर अधिकारी होता है IAS। ठीक है ना। राज्य की बात करें तो मुख्य सचिव, राज्य की बात करें तो मुख्य सचिव, ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, सीनियर IAS होते हैं, और ये एक स्थायी कार्यकाल 60 वर्ष तक इस पद पर रहते हैं, 60 वर्ष तक इस पद पर रहते हैं। तो भारत सरकार में नौकरशाही का वरिष्ठतम पद बात करें तो कैबिनेट सचिव है, राज्य में बात करें मंत्रिमंडल सचिव भी कह सकते हैं, और राज्य में बात करें तो मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य, ये है टॉपिक का नाम अपने, संसद लोकसभा अध्यक्ष और उसके कार्य। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। रवि रे, बलिराम भगत, SK हेंगड़े, सरदार हुक्म सिंह, KS हेंगड़े, रवि रे, सरदार हुक्म सिंह, बलिराम भगत। तो अपना उत्तर हो जाएगा इसमें C, सरदार हुक्म सिंह, बलिराम भगत, KS हेंगड़े और रवि रे। दोस्तों किताब में जैसे लिख देते हैं ना, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने 18 अध्यक्षों के नाम दिए थे, आज तक 18 व्यक्ति अध्यक्ष बने, वो अलग बात है, कोई 2 बार बन गया। वैसे तो बात करें तो शायद लोकसभा अध्यक्ष है वो 23 में। ठीक है, लेकिन मैंने अध्यक्षों के नाम दे दिए किताब में, जो सोलर पेपर की बुक आई है उसमें 18 नाम दे दिए, 18 व्यक्ति ये अध्यक्ष बने क्रम से, क्योंकि इस तरह से आपको क्रम में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो कोई साथी का मैसेज आया कि सर आपने ये गलत बता दिया, तो मैंने उसको समझाया कि मैंने इस हिसाब से नहीं दिया है, मैंने ये क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन के हिसाब से लिखे हैं कि ये 18 अध्यक्ष आज तक नंबर वाइज ये इनका क्रम है। जैसे अपन क्रम की बात करें तो सबसे पहले गणेश वासुदेव मावलकर बने थे। ठीक है, दूसरे M अनंत सेन M आयंगर थे, तीसरे सरदार हुक्म सिंह जी थे। ये सरदार हुक्म जी तीसरे नंबर पर थे। चौथे नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम नहीं है। 5वें नंबर GS ढिल्लो जी थे। 6 नंबर बलिराम भगत थे, 6 नंबर पर बलिराम जी भगत थे। 7 नंबर पर
बात करें तो फिर नीलम संजीव रेड्डी 1977 में फिर बने थे, उनका नाम नहीं है। 8 नंबर पर के एस हेगड़े थे, 8 नंबर पर के एस हेगड़े थे, और 9 नंबर पर बलराम जाखड़ थे। तो अब तक सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, 2 बार वो रहे हैं और कार्यकाल पूरा भी किया है। और बाद में रवि रे थे, 10 नंबर पर रवि रे थे। तो ये है क्रम, बीच में से हटा दिया गया, इस हिसाब से क्रम बहुत बार ये क्रम है पूछा जाता है। रवि रे के बाद कौन बने? रवि रे के बाद शिवराज पाटिल जी बने 11 नंबर पर। 12 नंबर पर 12वें व्यक्ति पी ए संगमा थे। 13वें जी एस बालयोगी थे। मनोहर जोशी बने बाद में 14 नंबर पर। 15वां सोमनाथ चटर्जी, 16वां मीरा कुमार, और 17वां मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन, और 18वां ओम बिड़ला। तो अपन बात करें मीरा कुमार, ये महिला है, पुरुष नहीं है। ये जो श्रम मंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल मंत्री रहे जगजीवन राम जी, उनकी पुत्री है मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यही थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी फिर 17वें सुमित्रा महाजन, जो बीजेपी ने बनाई थी, सुमित्रा महाजन। और अब 17वीं 18वीं में लगातार है 2 बार ओम बिड़ला। 17वीं में भी ओम बिड़ला थे, 18वीं में भी ओम बिड़ला, दोनों में ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला कोटा बूंदी क्षेत्र से आते हैं। ओम बिड़ला जी, अब इन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया तो सर्वाधिक कार्यकाल इनका हो जाएगा। ठीक है, पहले बलराम जाखड़ 2 कार्यकाल पूरे किए थे, तो अब ये भी 2 कार्यकाल पूरे करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैंने बताया था, तो थोड़ा सा समझना होता है आपको। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन किए। राज्यसभा की अपन क्या करना है, दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ABCD दे रखा है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल, अब तक तो यही प्रावधान है, नहीं हो सकती। यहाँ कई बार शब्द अनधिक लिख देता है, 250 से अनधिक, ये हमारे कॉलेज लेक्चर में भी यूज किया था, और NCERT की बुक में भी ये छोटे क्वेश्चनों में दिया हुआ है। अनधिक एक ही बात है, 250 से अधिक नहीं हो सकती। अनधिक का मतलब है अधिक नहीं हो सकती। ये शब्दावली भी आपके यूज की जा सकती है, ये NCERT में दे रखी है, और हमारे कॉलेज लेक्चर में भी आया था, बहुत सारे साथी गलत करके आए थे। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल नहीं है, साहित्य, ठीक है ना। इसमें विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा 4 क्षेत्र है, ठीक है ना। खेल क्षेत्र है वो इस कला क्षेत्र में। सचिन तेंदुलकर को लेकर विवाद हुआ था 2011 में, सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, ठीक है, तो इस खेल क्षेत्र के लिए विवाद हुआ था, बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि यह कला क्षेत्र में शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, नहीं है, संविधान में कुछ अलग लिख रखा है। क्या लिख रखा है अपन अभी बात करते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा केवल ए सही हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चारों क्षेत्रों का ये कई बार क्रम भी पूछ लेता है। विज्ञान हमारे वाले में पूछा था, विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा, ऐसे हो जाएगा। पहला विज्ञान है, फिर साहित्य है, विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा। अब बहुत सारी बुकों में पहले इस तरह क्वेश्चन आते नहीं, तो उन्होंने उस हिसाब से अपडेट नहीं कर रखे हैं, तो ये आपको बेयर एक्ट में देखने होते हैं कि क्या गलती है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान वाले मनोनीत किया जाता है सदस्यों को। खेल क्षेत्र को कला का ही भाग माना गया था। 2011 में सचिन तेंदुलकर को लेकर विवाद हुआ था। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 80 क्लोज 5 में क्या लिख रखा है, उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। ये संसद के हाथ में पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दोनों की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है। उसमें तो निर्वाचित सदस्य लिख दिया गया है, लेकिन इसमें संसद विधि द्वारा विहित करे, उस हिसाब से राज्यसभा के सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे। अभी हमने बात की थी बलराम जाखड़ जी 1980 से लेके
1989 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। ठीक है, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। नीलम संजीव रेड्डी जी भी 2 बार बने, 1967 में बने, तब 1969 में 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव पद से इस्तीफा दे के लड़ा। ठीक है, फिर 1977 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, एकमात्र व्यक्ति तो निर्विरोध राष्ट्रपति बने संजीव रेड्डी जी। तब भी वो लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इसके बाद बात करें सरदार हुक्म सिंह जी, तो 1962 से 67 तक रहे हुक्म सिंह जी, 1962 से 67 तक रहे। और जीएस बालयोगी एक बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो 1999 1 साल तक चली, लोकसभा भंग करनी पड़ी, तब रहे। फिर 1999 से दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 2004 तक चली, 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये 2 बार रहे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं किया दोनों बार। इसमें 1 साल किया था और इसमें देख लेना 3 साल के समथिंग वो रहे थे। हाँ, 2002 में निधन हो गया था। ठीक है, 2002 में इनका निधन हो गया था। सरकार तो 2004 तक चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, बिल्कुल 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 542, गलत है, 543 है। आपको लोकसभा क्षेत्र कितने हैं वो भी पूछ सकता है, 543 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जितने क्षेत्र होंगे उतने सदस्यों की संख्या होगी, तो 543 है। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 है, से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, 2 नंबर गलत है बी। लोकसभा में आरक्षित की संख्या है वो 131 है, ये भी सही है। लेकिन अनुसूचित जाति एससी की संख्या है वो 83 नहीं है, 84 है। और बात करें एसटी की है वो 48 नहीं है, 47 है, 131 सही है। लेकिन ये 2 गलत हो गए, तो 1 नंबर और 3 नंबर ए और सी अपना उत्तर हो जाएगा सी, अपना उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वर्तमान में है वो 543 है। लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 543 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी सही है। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है जो रिजर्व सीट है वो 131 है, ये बात सही है। लेकिन एससी की सीट है वो 84 है, 83 नहीं है। एसटी के वो 47 है, 48 नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दे रखा है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से है, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, एग्लो इंडियन। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 2 मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब एग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 543 है और रिजर्व सीट है वो 131 है, लेकिन 84 एससी की है और एसटी की 47 है। अब मिलान करना है, सीटों का मिलान करना है। कर्नाटक में लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? 28 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25 है। ये इंपॉर्टेंट है, 25 सीटें। ये राजस्थान से जोड़, राजस्थान में भी लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में भी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीट है लोकसभा की। 25 सीट में 7 सीट है वो रिजर्व है, आरक्षित सीट है वो 7 है। 25 में से 7 है वो आरक्षित सीट है, 7 में से 4 एससी की है और 3 एसटी की है, 7 सीटें रिजर्व है। ठीक है, राज्यसभा में कोई आरक्षित नहीं होता है पद, ठीक है ना, कोई आरक्षण नहीं है। गुजरात में है वो 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, तो याद रख लेना गुजरात में 1 ज्यादा है, ठीक है ना, 26 और किसी की नहीं है। उड़ीसा में है वो 21 है, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से मिलाए, कर्नाटक 4 28, कर्नाटक में 28 4, तो 4 इसमें नहीं है, ये चला गया, इसमें है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो 25 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक उत्तर अपना बी हो गया। इस हिसाब से करोगे तो नीचे के अगर ऑप्शन 2 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और अपना टाइम भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी का टाइम अपना दोबारा दोहराव करने में या दूसरा राउंड लेने में अपन ले सकते हैं। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये जरूर रखना है। राजस्थान की भी 25 है और ये कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, तो इसके समक्ष
कौन से और राज्य है जहां भी लोकसभा की 25 सीटें हैं? तो सेम है, वो आंध्र प्रदेश में है। राज्यसभा की बात करें तो अपने 10 है और 10 ही उड़ीसा की है, 10 ही उड़ीसा की है। बस ये फैक्ट आपको याद रखना है, 10 ही उड़ीसा की है, 10 ही राजस्थान की है राज्यसभा। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन किया गया है? तो अभी आपको बताया था चौथी में, ठीक है ना। पहली में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, दूसरी में वेतन भत्तों के बारे में, तीसरी में शपथ के बारे में, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। ठीक है ना, अलग अलग राज्य वाइज सीटें दी हुई है। पांचवी में कुछ 4 विशेष राज्यों की, पूर्वी राज्यों के बारे में वर्णन है। प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, कब हुई थी? कब हुई थी ये आपको बताना है। प्रथम लोकसभा गठित हुई, प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम लोकसभा के जो आम चुनाव है वो अक्टूबर 1951 से शुरू होकर फरवरी 1952 में जाके कंप्लीट हुए। 17 अप्रैल 1952 को इसका फिर गठन हुआ। तो यही पूछा है, प्रथम लोकसभा गठित कब हुई या गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और इसकी प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चुनाव हुए वो अक्टूबर 1951 से लेके, अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक चले, फरवरी 1952 तक चले। और इसका गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। और 18वीं लोकसभा का गठन, अब अपने कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। तो इसका गठन कब हुआ? 2024 में हुआ है। ठीक है, और अगर राज्य अपने विधानसभा की बात करें तो ऐसे याद रखिए 2 का गैप है। अब अपने 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है ना, विधानसभा कौन सी है राजस्थान में? 16वीं है, और 2 प्लस माइनस कर दो। ठीक है ना, तो 2 18वीं लोकसभा। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य, जितनी तत्काल में जिसकी सदस्य संख्या है, 1-2 कोई पद रिक्त हो गया तो उसको छोड़ दो। तत्कालीन का मतलब है जितनी वर्तमान में अब संख्या है। ठीक है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिससे लोकसभा सहमत हो जाए। वैसे लोकसभा को केवल उस प्रस्ताव से सहमत होना है, सामान्य बहुमत से प्रस्ताव एक तरह से पारित करना है, उसको सहमति होना है। सहमत होते ही इसको पद से हटाया जाएगा। और इसकी सूचना है वो 14 दिन पूर्व, उसको प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देनी होगी। बस इतना ही काम करना है। अभी इसके बारे में चला था, उपराष्ट्रपति के बारे में, जगदीप धनखड़ जी के बारे में। अभी ये चर्चित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अभी चर्चा में है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, कांग्रेस इसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रही थी। जगदीप धनखड़ जी ये अपने झुन्नू से ही है। ठीक है, देशी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को चुनिए। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये हमारे आया था। तो इसमें आप बताओ सही क्रम कौन सा है, इसमें सही क्रम चुनना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपको है वो सही क्रम चुनना है। सही क्रम कौन सा है? 83 में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ए है। सही उत्तर कौन सा है इसका? ए है। 83 में 80 क्लोज 3, अनुच्छेद 80 क्लोज 3, अनुच्छेद 80 क्लोज 3 क्या लिखा हुआ है 80 क्लोज 3 में? के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है ना, तो ये देख लेना थोड़ा, ये बेर एक्ट में देख लिया करो, ठीक, गलती ना हो। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा है? राज्यसभा 1954 में बनी थी, पहले राज्यसभा नाम नहीं था इसका। ठीक, तो पूर्ववर्ती सदन है 23 अगस्त 1954 को अस्तित्व में आई थी राज्यसभा। तो पूर्ववर्ती सदन है, उसका क्या नाम था पूर्ववर्ती सदन का? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट था।
राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। लोकसभा और राज्यसभा नाम है 1954 में दिए गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की शुरुआत वैसे 1919 के अधिनियम द्वारा दूसरे सदन के रूप में की गई थी। दूसरा सदन शुरुआत किया था 1919 के अधिनियम से, तब इसका नाम राज्य परिषद था। राज्य परिषद मतलब काउंसिलिंग ऑफ स्टेट था। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा किया गया। राज्यसभा संसद का उच्च सदन स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। इसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, यह भी याद रखना है। इसके सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। ठीक है ना। एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है। राज्यसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है। राज्यसभा में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, जैसे लोकसभा में है ना। 84 सीटें एससी के लिए है, 47 सीटें एसटी के लिए है। ठीक है, और सारी सामान्य सीटें, 131 सीटें आरक्षित है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अभी इस क्वेश्चन के सारे चक्कर में पड़ गए। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, इजी सा है। अब आपको जैसे ही कोई टेस्ट पेपर देते हैं या मॉडल पेपर करवा रहे हैं, कई साथी कह रहे हैं बहुत इजी है, हाँ तो 75 क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे मूर्खता की बातें करने की नहीं होती। जितना आपको मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है अच्छे से उसको पढ़ें, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मॉडल पेपर निकाला हो, सॉलिड पेपर निकाला हो और बाद में यूट्यूब पर हल कराया हो। कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पब्लिकेशन वाला नहीं मिलेगा जिन्होंने बुक निकाली हो सॉलिड और मॉडल की और बाद में हल करवाया हो। तो इसमें 35 उत्तर है। ठीक है, इसमें 25 सीटें अपने लोकसभा की है। बहुत सारे साथियों ने 25 कर दी थी, उन्होंने पढ़ा नहीं। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य है, उन्हें संसद पूछा है, उन्हें पर्टिकुलर लोकसभा नहीं पूछा था। ठीक है ना, और प्लस 10 राज्यसभा से, 10 राज्यसभा से। तो इसमें तो कोई आरक्षण है ही नहीं, इसमें तो कोई आरक्षण नहीं है। इसमें 25 सीटों में से 7 आरक्षित है, 7 आरक्षित है, 4 एससी के लिए है और 3 सीटें एसटी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लिए संसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया है? कितनी महिलाओं को चुना गया है? 17वीं पूछ रहा है। ठीक है, 2019 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 2019 की बात कर रहा है। तो कितनी महिलाएं हैं? 78 महिलाएं। आज तक की सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी गई है सांसद कौन सी? 17वीं लोकसभा में। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 74 है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक कौन सी लोकसभा थी जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे कम थी? वो 6ठी लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? 6ठी लोकसभा थी। 6ठी लोकसभा जिसका गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था, आपातकाल के बाद। उसमें केवल 19 महिलाएं थी, केवल 19 महिलाएं थी। तो तीनों चारों फैक्ट है वो आपको याद रखने। क्या याद रखना है? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। वर्तमान में पूछ सकता है, तो वर्तमान में कितनी है? 74 है। ये उस टाइम पेपर में आया था, तो उस टाइम करंट का क्वेश्चन पूछा था, एक तरह से करंट से जोड़ के पूछा था। और वर्तमान में पूछे 18वीं में, वर्तमान में तो 74 है। और सबसे कम, ये सबसे अधिक थी। आज तक की सबसे अधिक महिला सांसद बनी है वो 17वीं लोकसभा में बनी है, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे कम की बात करें तो 6ठी लोकसभा थी जिसका गठन कब हुआ? 1977 में हुआ। केवल और केवल 19 महिलाएं थी। आज तक की सबसे कम महिलाएं जिस लोकसभा में चुनी गई वो 6ठी लोकसभा थी। कितनी महिलाएं थी? 19 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संस्कृत विभाग 2024 वाले में आया है, कट गया है। ठीक, अनंत सेन एम आयंगर राज्यसभा के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति शब्द यूज हुआ है पेपर में भी। उपराष्ट्रपति है कि उपसभापति थे? उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति नहीं है, उपसभापति है, उपसभापति। ठीक है, तो इस तरह से कई बार ये कोई मिसप्रिंट हुआ है, ये गलतियां रह जाती है, तो वो भी सही हो जाती है। उपसभापति थे, नहीं थे। SV कृष्णमूर्ति थे राज्यसभा के पहले उपसभापति है। वो कौन थे? VS कृष्णमूर्ति। VS कृष्णमूर्ति थे, कृष्णमूर्ति थे, VS कृष्णमूर्ति थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? VS कृष्णमूर्ति थे। अब आपको पूछ ले राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे?
ये उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलो बता ही देता हूं, जो राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक पदेन सभापति बनेगा। तो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। 2 बार निर्वाचित होंगे और फिर दूसरे राष्ट्रपति भी बने। पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया, बिल्कुल सही है। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी, सेकंड। पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जून 1951 में हुआ। इस टाइम अंतरिम संसद थी, अनुच्छेद 380 में इसका वर्णन है। अंतरिम संसद थी। अंतरिम संसद, जो संविधान सभा थी वो ही संसद के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि ये तो 1952 के बाद अस्तित्व में आई। 1952 में लोकसभा राज्यसभा अस्तित्व में आई, तो उससे पहले एक सदनीय थी, ठीक है ना। तो ये भी कई बार पूछ लेता है, एक सदनीय थी, ठीक है ना। एक ही सदन था, संविधान सभा तो एक ही सदन था, ठीक है ना। वो अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। जून 1951 में हुआ। और पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची भी इसी में जोड़ी गई। 9वीं जो अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो ये सत्य है, ठीक है ना। राज्यसभा अस्तित्व में नहीं थी, अनुसमर्थन कहां से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से क्या तात्पर्य है? संसद से तात्पर्य क्या है? संसद से राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। संसद में तीनों शामिल होते हैं। अगर आपको पूछ ले संसद, तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होगा, राज्यसभा भी शामिल होगी, लोकसभा और राज्यसभा से जो भी प्रस्ताव है पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत इस पे हस्ताक्षर कर देता है, तभी विधेयक अधिनियम बन पाता है। तभी है विधेयक है, तभी जो विधेयक है, जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। विधेयक क्या है? कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। तभी ये विधेयक है वो अधिनियम बनेगा जब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे। अब इसमें चक्कर पड़ जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको 4 के पूछा जा सकता है कि संसद के कितने अंग है? संसद के अंग पूछे तो तीनों ही बताना है, राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। लेकिन सदन पूछे तो सदन 2 ही है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। पर्सन की लैंग्वेज देखने क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। संसद पूछे तो संसद में तीनों शामिल है, क्योंकि इसके बिना जो विधेयक है वो यहाँ से पारित होने के बाद इनके पास चला जाता है, 111 के तहत ये हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो विधेयक अधिनियम बन पाता है, ठीक है। अगर अंग पूछे तो भी 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। घटक पूछे तो भी ये 3 होगा, अंग पूछ लो, घटक पूछ लो, एक ही बात है। लेकिन सदन पूछे तो राज्यसभा और लोकसभा 2 ही सदन है। ऐसे ही राज्य में होता है। राज्यपाल, अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल भी होता है, विधानसभा भी होती है, और जहां विधान परिषद है तो विधान परिषद भी होती है। अंग पूछ ले तो तीनों ही है, सदन पूछ ले तो विधानसभा और विधान परिषद, सदन 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। 61 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने सरल क्वेश्चन है ना, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, 1/3 सदस्य है, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो करते हैं। अनुपात में भाग दे के देख लिया जाता है कि कितने सदस्यों का निर्वाचन करना है, उस हिसाब से भाग दे के वोट काट लिया जाता है कि एक सदस्य के लिए कितने वोट की जरूरत है, जितनी सीटें उस हिसाब से, ठीक। लोकसभा का स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल, संसद के सदस्य अपने सदस्यों में से निर्वाचित करते हैं। ये शपथ है वो लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये शपथ नहीं लेता है, ये केवल सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसके निर्वाचन की तिथि है वो राष्ट्रपति, इनके निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन की तिथि कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन की तिथि है वो कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष की जारी करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ये स्पीकर है वो उपाध्यक्ष की तिथि जारी करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। दोनों का निर्वाचन है वो संसद के सदस्यों द्वारा, थोड़ा सा गलत बोल दिया, संसद नहीं है क्योंकि इसमें तो राज्यसभा शामिल होगी, तो अपना लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कई बार साथियों क्या होता है कि अपन बोल सही रहे हैं, टिक गलत हो जाता है, तो 1-2 साथी थोड़ा गलत कमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है। जब आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बोलते टाइम आपको सही बोल रहे हैं, व्याख्या भी सही कर रहे हैं, और गलती से टिक दूसरे पे हो जाता है, तो इस तरह से का कोई शब्द यूज नहीं करें जिससे हमें बुरा लगे, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करें। तो इसमें
लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही, और दोनों ही शपथ सदस्य के रूप में लेते हैं। नए अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में, नए उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में, कोई शपथ नहीं लेता है। इसकी अध्यक्ष की तिथि है, निर्वाचन तिथि है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष की तिथि है वो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर निर्धारित करता है। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय, संगठन और शक्तियां। दोल जी पानी का गिलास ले आइयो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन के संबंध में एक महिला अभ्यर्थी का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आपने तो व्याख्या अलग बता दी, क्योंकि आरपीसी ने जो उत्तर माना था वो गलत उत्तर माना है। अपन अनुच्छेद 124(4) पढ़ेंगे। 124(4) में स्पष्ट रूप से लिख रखा है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है। क्या लिखा है उसमें? इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जब अध्यक्ष या सभापति हटाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसके बाद अध्यक्ष या सभापति यथास्थिति 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगा। उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे? उसमें एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा या अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। दूसरा सदस्य होगा वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से कोई एक होगा। उच्च न्यायालय के जितने न्यायालय है 24, 25 है, तो 25 में से एक जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो भाग लेगा, और तीसरा एक न्यायविद होगा, जो प्रतिष्ठित न्यायविद है वो होगा। तो 3 सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आरपीसी को निरस्त करना पड़ेगा। ये पहली आंसर की आई है, मॉडल आंसर की कह सकते हैं, फाइनल आंसर की नहीं है। और जो रिजल्ट आता है उस बच्चे का कहना था सर रिजल्ट भी आ गया डबल का, तो फिर उत्तर तो सही मान लिया। ऐसे नहीं होता है। पहले जैसे ही पेपर होता है, पेपर होने के बाद प्रश्नों के बारे में आपसे आपत्ति मांगी जाती है। आपत्ति के बाद वो निस्तारण करते हैं आपत्तियों का। उसके बाद वो फाइनल आंसर की जारी करते हैं। फाइनल आंसर की वैसे जारी नहीं करते, फाइनल आंसर की तैयार करते हैं, उसके आधार पर वो रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट आने के काफी समय बाद जारी की जाती है। तो उसके बाद वो पता लगेगा। हमारे वाली भर्ती में स्पष्ट बताया कि सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई थी, अरुणा राय जी ने की थी, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश मान लिया था। कॉलेजियम की शुरुआत कब हुई? 1993 से हुई थी, उन्होंने 1998 मान लिया। 1998 में दायरा बढ़ाया गया था, 2 जज की जगह 4 जज कर दिए गए थे। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश से 4 जजों की राय लेके और राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। लेकिन बाद में उनको 1993 में मानना पड़ा, सूचना का अधिकार राजस्थान मानना पड़ा। तो इस तरह की गलत फहमियों का थोड़ा शिकार न हो, तो तभी तो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आरपीसी को निरस्त करना पड़ेगा। इसमें स्टार है, मेरी तरफ से स्टार है। आप भी अनुच्छेद 124(4) जाकर देख सकते हो। उसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का या अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, 3 सदस्य होंगे कमेटी में। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता के अधिकार का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? गोपनीयता के संबंध में गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21, बिल्कुल। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है कि एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। नहीं, 10 नहीं थे, 9 थे। कितने थे? 9 थे। तो ये अपना गलत हो गया। इसने पूछा क्या है, कौन से बयान सही है? सही पूछा है। ठीक है, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, बिल्कुल। अध्यक्षता है JS खेर जी कर रहे थे। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, यह भी सही है। तो 2 नंबर गलत है, बी गलत है। ठीक है, तो अपना ACD उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह भी सही है। इसमें 10 नहीं थे, 9 थे, और ये भी सही है और डी भी सही है। तो A, C और D उत्तर हो जाएंगे। इसमें क्या है? गोपनीयता का अधिकार। KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामला आया एक। मामले में 24 अगस्त 2017 को भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की
एक संवैधानिक पीठ बैठी, संविधान से संबंधित मामला है तो संवैधानिक पीठ बैठती है। संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 जज होते हैं, सामान्य पीठ में न्यूनतम 3 जज होते हैं। तो संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति थे, ऐसे नहीं कि बहुमत से, सर्वसम्मति से सबने, ठीक है, फैसला दिया। 9 न्यायाधीश थे, 9 ने सर्वसम्मति से सबने फैसला दिया, मिलकर ऐतिहासिक निर्णय दिया कि गोपनीयता या निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। इसलिए फैसले में कहा गया कि भारत के संविधान में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय, ये गलती हो गई है। उच्चतम न्यायालय, क्यों? उच्च न्यायालय तो अपने सिलेबस में नहीं है, इंडियन पॉलिटी है अपने। तो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? किस में? 124(4) में। ठीक है, अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। कॉलेजियम व्यवस्था, अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 65, तो अनुच्छेद 124(4) में है इसका। ठीक है, पदच्युति के बारे में वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 124(4) में अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चन में, के अंतर्गत असमर्थता सिद्ध कदाचार, 2 ही शब्द लिखे हुए हैं, असमर्थता या सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार, असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी देते हैं, इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसके आधार पर इस पर महाभियोग शब्द केवल इम्पीचमेंट शब्द है, वो राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है। इनके लिए और अन्य के लिए, केग वगैरह के लिए, इनके लिए हटाना शब्द यूज हुआ है। केग है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इनके लिए रिमूवल शब्द यूज हुआ है, हटाना। ठीक है ना, महाभियोग शब्द नहीं हुआ है। परीक्षा वाले ये लिख देते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो अपन को तो इनके अनुसार उत्तर देना होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो कितने न्यायाधीशों से लेना होता है? अथवा में भी एक क्वेश्चन एक आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने ज्येष्ठतम वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 4 हैं। इससे संबंधित 4 वाद हुए हैं। एक 1982 में हुआ, जजेजवाद कहते हैं उन्हें। दूसरा 1993 में हुआ, इसमें कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की गई। इसमें जो कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, ये शुरू की गई। इसमें कहा गया कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो मिलके राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे नियुक्ति से संबंधित। राष्ट्रपति उन्हीं अनुशंसा करेंगे और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति जज के रूप में करेगा। तीसरा वाद आया 1998 में, ये क्वेश्चन की अभी चर्चा कर रहा था मैं। RPC ने ये मान लिया था 1998 वाला, बाद में फाइनल की में ये 1993 में माना गया कि कॉलेजियम की शुरुआत है 1993 से हुई। 1998 में तीसरा वाद आया, उसमें कहा गया एक मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर, ठीक है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय लेके मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति फिर नियुक्ति करेगा। और चौथा जजेजवाद 2015 में आया, जब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, ठीक है, और उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 99 था। ठीक है, तो उनको संविधान संशोधन अधिनियम 99वां संविधान संशोधन अधिनियम था, तो 2015 में चौथा जजेजवाद आया, जजेजवाद। ठीक है, 4 जजेजवाद हुए हैं। पहला 1982 में आया, दूसरा 1993 में आया, जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई, मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। 1998 में इसका दायरा व्यापक कर दिया गया, मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेगा, उसके बाद राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। और चौथा वाद है वो जजेजवाद है, वो 2015 में आया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, और वर्तमान में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ कब हुआ? तो ये क्वेश्चन 2018 में मैंने कहा ना, हमारी वाली भर्ती में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और RPC ने पहले की में इसका उत्तर ये माना था। ठीक है ना, बाद में उसको चेंज करना पड़ा। 1993 में दूसरा जजेजवाद हुआ था 1993 में, तब ये अस्तित्व में आया था कॉलेजियम व्यवस्था, और आज तक यही चल रही है। कॉलेजियम व्यवस्था को हटाने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। इस तरह एक समिति बनेगी, उसकी सिफारिश के आधार पर जजों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2099 जो संविधान संशोधन अधिनियम था, अधिनियम बन गया था, ठीक है, तो उसको
अवैध घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो इसके लिए संसद है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन है? संसद है। अनुच्छेद 124(4) के तहत इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन करने का अधिकार भारतीय संसद को है, स्पष्ट लिख रखा है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है, जो कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। कॉलेजियम वाला मैंने आपको बता दिया, 1993 में अस्तित्व में आया कॉलेजियम, ये आज भी चल रहा है। ठीक है, दूसरा जजेजवाद था और 1998 में इसका दायरा है। तीसरे जजेजवाद 1998 में इसका दायरा व्यापक किया गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेकर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो पीडी दिनकरन जी ने दे दिया था। पीडी दिनकरन जी ने दे दिया था। ये 2011 में आया था। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पीडी दिनकरन के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। तो कार्रवाई शुरू होने से कुछ दिन पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन पर क्या, तमिलनाडु में जब ये जज थे, तिरुवल्लुर जिले में जमीन हथियाने के आरोप लगे थे इस पर पीडी दिनकरन जी पर। जब ये तमिलनाडु में थे तो जमीन हथियाने के इस पर आरोप लगे थे, हथियाने के इसके आरोप लगे थे। ठीक है, अभी ये चर्चा में है। चर्चा में ऐसे है कि एक वो न्यायाधीश है अभी जो जीएसटी के मामले देखता था सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके घर में अभी वो आग वगैरह लगी, बहुत सारे पैसे निकले। ठीक है ना, तो जो एक कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, ये कमेटी अलग है। ठीक है ना, उसमें उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट का और हिमाचल प्रदेश का और एक और, इस तरह से उन्होंने कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। लेकिन ये कमेटी जो प्रस्ताव लाया जाए, ये कमेटी है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश और एक वो प्रसिद्ध न्यायविद होता है, 3 ही होते हैं। ठीक, तो इनको एक मत कर देना। ये कमेटी प्रस्ताव लाने के बाद जो कमेटी बनाई जाती है अध्यक्ष सभापति द्वारा, वो अलग है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी वो अलग है। राष्ट्रीय स्तर के आयोग और बोर्ड अपना अंतिम टॉपिक है। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने 2024 में आया था। राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष होता है। नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और अन्य की बात करें तो अन्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। तो ये गलत हो गया। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को नहीं हुई थी। 25 जनवरी को अपन मतदाता दिवस मनाते हैं, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, 1950 को। और इसी 25 जनवरी को हम इसी उपलक्ष्य में मतदाता दिवस, 25 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाया जाता है हर 25 जनवरी को। तो ये भी गलत है। ठीक है, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1990 में लागू हुई, ये भी गलत है। रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही है। ये कार्यवाहक रही थी, पद खाली हो गया था, तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कार्यवाहक बना देता है। तो रमा देवी भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त रही है, ये सत्य था। ठीक है, इसमें है क्या बहुसदस्यीय वाले में? इसमें क्या है? भारत सरकार चुनाव आयोग का एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, निर्वाचन आयोग है वो। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही, और 25 जनवरी को हम प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 से 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 16 अक्टूबर 1989 को 2 या 2 से अधिक मतलब बहुसदस्यीय बनाया गया। इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। बाद में
दोबारा बीच में फिर एक सदस्य बना दिया गया, ये 1990 तक रहा, ये 1990 तक रहा, जनवरी 1990, ठीक है, 1990 तक रहा। और फिर 1993 में 1993 में फिर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने सीधा दे रखा है आयोग की अवधारणा 1990 से लागू हुई, वो 1990 से लागू नहीं है, पहली बार 16 अक्टूबर 1989, ठीक है ना। जब 1950 में 25 जनवरी 1950 को बना था, वहां से लेकर 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय था, और 16 अक्टूबर 1989 को इसे बहुसदस्यीय 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त निकाय बनाया गया। 1 जनवरी 1990 को पुनः इन्हें एक सदस्यीय बना दिया गया, 1 जनवरी 1990 को इन्हें पुनः एक सदस्यीय बना दिया गया, और बाद में इसे दोबारा बहुसदस्यीय बनाया गया। तब कब बनाया गया? 1993 में इसे वापस 1 अक्टूबर 1993, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1993, ये तिथि याद रखनी है, ठीक है। 1993 से अब ये वर्तमान में बहुसदस्यीय है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि 25 जनवरी 1950 से लेके 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय था, मतलब एक ही सदस्य था। जैसे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त है, वो एक सदस्यीय है, एक ही सदस्य है। जो स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है, पंचायती राज और नगर निकायों के, वो एक सदस्यीय है, तो एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को ये बहुसदस्यीय हो गया, 1+2 का प्रावधान कर दिया गया। 1 जनवरी 1990 को फिर इन्हें एक सदस्यीय बना दिया गया, और बाद में 1 अक्टूबर 1993 को वापस बहुसदस्यीय, और वर्तमान में यही है बहुसदस्यीय। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है +2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग 1951 में अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में, ठीक है। विधि आयोग, ये गलती से हो गया, 1 में 1955 है, ठीक है, 1955 है इसमें, ठीक है। ये गलती से 2 बार प्रिंट कर दिया कि कई बार क्या टाइपिंग करते हुए। तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई, अनुच्छेद 280 में है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो 1980 में, 1951 में। विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। कब हुई? विधि आयोग की 1955 में हुई। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार से संबंधित समिति बनी थी, के संतानम समिति की सिफारिश पर हुई। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, ठीक है, 15 मार्च 1950। अब अपन को देखना है वित्त आयोग 1951 4 इनमें है, तो ये गया। फिर विधि आयोग 1955 3 नंबर, तो 3 नंबर इसमें है, ये गया, ऑटोमेटिक अपना उत्तर डी हो गया, ठीक है। तो अपन वित्त आयोग की बात करें, स्थापना 1951 में हुई, अनुच्छेद 280 में संवैधानिक निकाय है, ठीक है। विधि आयोग की बात करें तो इसका गठन 1955 में हुआ, ये गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार समय समय पर गठित करती है, ठीक है ना। सतर्कता आयोग की बात करें तो भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी थी, संतानम समिति 1964 में, उसकी सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना हुई। योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को एक मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा इसकी स्थापना हुई। और 1 जनवरी 2015 से इसकी जगह कार्यकारी आदेश द्वारा क्या बना दिया गया, इसे नीति आयोग। ये टॉप टू बॉटम काम करता था, और ये बॉटम टू टॉप काम करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर। ये बॉटम टू टॉप काम करता है, बॉटम टू टॉप काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये देखना है अपना। सही गलत का आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका भारत का संविधान देश में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, बिल्कुल है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक आईएफएस है। अब चक्कर इसमें पड़ता है, आईएएस पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन, ये फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेन सर्विस है वो केंद्रीय सर्विस है। अखिल भारतीय सर्विस है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, वन सेवा है, ये भारतीय वन सेवा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
भारतीय वन सेवा है। ये देन किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पहले ये दो ही थी और बाद में ये तीसरी का गठन किया गया 1962-63 के समथिंग है, आप देख लेना सही। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये भारतीय वन सेवा है, ठीक है, वन सेवा है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है। भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है, ठीक है, लोग रुचि लेके उसमें जाते हैं। तो भारतीय वन सेवा है वो एक अखिल भारतीय सेवाएं, तीन ही है, ठीक है, तीन अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान उन राज्यों के अनुरोधित समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान भी प्रदान करता है या संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करता है। 2-3 राज्य मिलकर कह देते हैं कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, तो राष्ट्रपति बनाता है, राष्ट्रपति इसमें नियुक्ति करता है और दूसरों में राज्यपाल नियुक्ति करता है। संयुक्त आयोग के मामलों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, बिल्कुल गलत है, राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों? संयुक्त में एक राज्यपाल करेगा तो विरोध होगा, तो संयुक्त में राष्ट्रपति करता है। ये सामान्य सी सोच की बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, तो इसमें 6 वर्ष तो ठीक है, लेकिन 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष है। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए और बी सही है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अपना उत्तर ए और बी सही हो जाएगा। एक तो नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसमें? संयुक्त। सीधा राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल करता है, लेकिन संयुक्त और इसका गठन भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है, और इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है? नहीं है। संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है? नहीं है। कानून के द्वारा कानूनी आयोग हो गया, ठीक है ना। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग? बिल्कुल कार्यकारी आदेश द्वारा। देखो साथियों, इसमें संकट मानने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग वो होते हैं जो किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में वर्णन हो, किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद में वर्णन हो। जैसे लोक सेवा आयोग है, किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है, और वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में है। तो ये आयोग है तो वो संवैधानिक आयोग है। संविधान में कहीं न कहीं किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन है, वो संवैधानिक आयोग है। एक क्वेश्चन इस तरह का पक्का पूछा जाता है किसी न किसी भर्ती में। गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, इसके अलावा जिनका संविधान में वर्णन नहीं है वो गैर संवैधानिक आयोग है। लेकिन गैर संवैधानिक आयोग में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कानूनी या विधिक आयोग, कानूनी या विधिक आयोग, और एक होते हैं कार्यकारी आदेश द्वारा गठित आयोग। कानूनी या विधि आयोग वो है तो संसद किसी कानून के तहत बनाती है, किसी अधिनियम के तहत बनाती है। जैसे मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार अधिनियम के तहत बना, सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बना, बच्चों से संबंधित बाल संरक्षण आयोग बाल संरक्षण अधिनियम के तहत बना, ठीक है। महिला आयोग महिला अधिनियम के तहत बना। तो वे है कानूनी या विधिक अधिकार, किसी न किसी अधिनियम के तहत संसद बनाती है। कार्यकारी है, आज तक 2 ही बने हैं, पहले योजना आयोग था और अब नीति आयोग है। ये मंत्रिमंडल अपने कार्यकारी आदेश द्वारा गठन करता है, ठीक है। तो सीधा सा याद रखना है संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग पूछ ले, आपको याद है कि किसी न किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो वो संवैधानिक आयोग, आंख मीच के उस पर टिक कर दें, संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक आयोग 2 तरह के, एक कानूनी या विधिक, जिसमें कोई न कोई अधिनियम के तहत संसद कानून बना के आयोग का गठन करती है, वो कानूनी या विधिक है। और एक होता है कार्यकारी। कार्यकारी का तो स्पष्ट आपको पता है, क्या तो योजना आयोग था, क्या नीति आयोग है, मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किए गए थे। तो उसके अलावा सारे गैर संवैधानिक है, और अनुच्छेद में जिनका वर्णन है वो संवैधानिक आयोग है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? अब संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद में दे रखा है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कौन से में है? तो अनुच्छेद 215 से 223 में वर्णन है। अनुच्छेद 215 से अनुच्छेद 315 है कि 324, चलो ये देख लेते हैं। अनुच्छेद थोड़ा सा मैं दिमाग से स्लिप हो गया। तो संघ लोक सेवा आयोग किसी न किसी अनुच्छेद में है, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग है
तो अनुच्छेद 324 में है, तो संवैधानिक आयोग हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार अधिनियम के तहत गठन किया गया है, तो गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक, किसी भी अनुच्छेद में इसका आपको वर्णन नहीं मिलेगा, तो गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो इसने गैर संवैधानिक, उसने पूछा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका मतलब गैर संवैधानिक, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 में। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में है। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 बी में, गलत है वो, तो वो ये संघ लोक सेवा आयोग है, अनुच्छेद 315 से 323 है। ठीक है, 315 से 323 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 है। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन भी इसी में अपना 315 में। ठीक है, एक संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी आयोग है वह 338 ए में है। पिछड़ा वर्ग आयोग है 338 बी में। ठीक है, तो अपने को अपना आप पता लग गया कि गैर संवैधानिक आयोग कौन सा है। क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछा गया है, कौन सा आयोग है जो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये नहीं पूछा कि गैर संवैधानिक कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना विवरण बात की 315 से 323 में है। नीति आयोग ये कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। कार्यकारी किस कौन से कार्यकारी? मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। पहले योजना आयोग था। योजना आयोग 15 मार्च 1950। इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से कौन अस्तित्व में आ गया? मोदी जी आने के बाद नीति आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 में है। तो अपन को पता लग गया कौन सा है? नीति आयोग। गैर संवैधानिक निकाय है वो नीति आयोग है। इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चनों का एंड हुआ। आपने पेशेंस बनाए रखा, पूरी क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।